श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सुनील वाघ, इनका सवाल ऐसा है कि टाइम मैनेजमेंट शुरुआत के दिनों में अच्छे ढंग से चलता है लेकिन बाद में बिगड़ जाता है। हमेशा होने के लिए हमने क्या करना चाहिए? अपने आप को ट्रेन करना है। यानी कई लोगों के बारे में ऐसा होता है कि कोई भी बात वो शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और बाद में धीरे धीरे वो बात अपने जगह बैठ जाती है, यानी उस बात को छोड़ देते हैं। ये जो हमारी आदत है इसको हम आलस कहते हैं। इससे हमको बाहर आना है। इसके लिए पहले दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करने के बाद में कुछ भी हो जाए मैं इसको हमेशा अमल में लाने वाला हूं और उसके प्रति आप आग्रह रखो। टाइम मैनेजमेंट में सबसे अच्छी बात है कि रोज रात को आप कल का मैनेजमेंट करते हो। कुछ भी हो जाए सोने के पहले मैं कल का मैनेजमेंट करूंगा, अपने डायरी में लिखूंगा और कल का आज का मूल्यांकन करूंगा और कल का प्लानिंग करूंगा। यह आदत नहीं छोड़ूंगा। जो भी गलतियां होगी उसके बारे में रोज अपने आप को समझाऊंगा। कल का मैंने मैनेजमेंट लिखा लेकिन मैं पूरी तरह से कर नहीं पाया, तो रात को अपने आप से बात करूंगा, क्यों नहीं कर पाया, इसमें आलस का कितना हिस्सा है, इसमें सही में परिस्थिति के कारण मैं नहीं कर पाया, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। उन सब का अगर बार बार हम अपने आप को समझाएंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो धीरे धीरे आप डिसिप्लिन बनोगे। हर व्यक्ति आलसी होता है। हमेशा जिसने जिसने आलस को अपने शरीर पर, अपने मन पर चढ़ने दिया, उसके शरीर मन पर आलस चढ़ता है। जो लोग इस आलस के साथ में लड़ाई करते हैं, उसको चढ़ने नहीं देते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं उठाकर, वही लोग आगे चलकर डिसिप्लिन बनते हैं। ये हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा। हमेशा अपने आप से लड़ाई कर कर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए निश्चय और वो निश्चय को एग्जीक्यूट करना, ये हमारे जीवन का हिस्सा हमको बनाना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँ कि मेरे जीवन में मैं ऐसे वातावरण में पला बड़ा हूँ, विदर्भ में, कि जहाँ का टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रसिद्ध है। यानी कोई अगर कहेंगे कि हम 10 बजे मिलेंगे तो 11-12 बजे तक आ गए, तो इसका मतलब बहुत टाइम पर आ गए। ऐसे वातावरण में पला बढ़ा एक लड़का, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता था विनोबा के आश्रम में बहुत चीजें बहुत टाइम के अनुसार चलती है। वहां बहुत परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट होता है। हर व्यक्ति अपना काम समय पर करती है। यह भी मैं देख रहा था। यानी दोनों अनुभव मैंने किए अपने जीवन में। और जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, तब मैंने ये टाइम मैनेजमेंट अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश की। जबकि जहां 6 का व्याख्यान हो, 7 का व्याख्यान हो, तो 9-10 बजे शुरू होता था, ऐसे वातावरण था। धीरे धीरे मैंने लोगों को आदत गिराई। मेरे सभी के सभी प्रोग्राम्स टाइम पर शुरू होते थे और मेरे पर्सनालिटी के वर्कशॉप जो है 25 साल तक मैं चलाते आया हूं। अभी 4-5 साल हो गए मैं थोड़ा अलग हूं उससे। मेरे जीवन में इन 25 सालों में मेरा एक भी वर्कशॉप 2 मिनट भी कभी लेट शुरू नहीं हुआ। अपवाद था एक दिन जब मेरा ट्रेन डिरेल हो गई थी बोरीवली से लेकर। मैं बोरीवली से निकला था ट्रेन से, लोकल से। दादर में वर्कशॉप था और ट्रेन्स डिरेल हो गई थी। लोकल ट्रेन्स पूरी तरह बंद हो गई थी और मेरी ट्रेन 2 स्टेशन के बीच में रुकी थी। तब केवल एक बार मैं 1.5 घंटा लेट पहुंचा था वर्कशॉप में, लेकिन वो 3rd दिन था वर्कशॉप का, इसलिए बहुत बड़ा उसमें हो हल्ला नहीं मचा और सबको पता था आधे स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाए थे। फिर और एक एडिशनल डे लेकर मुझे वो पूरा करना पड़ा। तो एक एक्सीडेंट था, इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन कभी मैं अपने पूरे 25 सालों के जीवन में 2 मिनट भी कभी लेट नहीं पहुंचा। हमारे जो जाहिर व्याख्यान होते थे वो व्याख्यान 6:15 या 20 मिनट पर हम शुरू करते हैं। डिक्लेयर टाइम 6 है,
लेकिन ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहता था कि तब तक आपको जो भी पत्रक दिया है, आपके पास जो भी पब्लिसिटी मटेरियल दिया है उसको पढ़िए, इसके लिए ये समय है। और बराबर ठीक जो भी ब्लैक बोर्ड पर समय है तब वो शुरू होता था। सेम थिंग वर्कशॉप के बारे में, मिनट्स टू मिनट्स इतने सालों तक टाइम मैनेजमेंट में कर पाया। तो एक बार अगर आप निश्चय करते हो और अपने आप को उस ढंग से एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ये संभव है, ये ह्यूमन संभावना के अंदर पॉसिबल है। इसके लिए हमको खुद को आग्रही होना पड़ता है। बाकी के सब लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही इनडिसिप्लिन होने के बावजूद हमको डिसिप्लिन होना पड़ता है। नहीं तो हमेशा मैं वक्त पर पहुंचता हूं, बाकी लोग तो देरी से आते हैं, ये जो होता है उसके कारण धीरे धीरे हम भी फिर अपना आग्रह छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस ढंग से अपने आप को हमको ट्रेन करना पड़ेगा, आग्रह रखना पड़ेगा, उस ढंग से हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और एक बार हमको आदत लग गई, हमारे जीवन का, व्यक्तित्व का वो हिस्सा बन गया कि फिर धीरे धीरे वो नेचुरल और नॉर्मल तरीके से हमसे होता है। क्वेश्चन 2, पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? पीयूष राजगढ़कर। पीयूष राजगढ़कर इनका सवाल है कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए, इंटरेस्ट कैसे निर्माण करे। देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाना एक बात है और इंटरेस्ट निर्माण करना दूसरी बात है। पढ़ाई में अगर आपने खुद चूज किया है आपकी पढ़ाई, तो इंटरेस्ट का ही विषय आपने चूज किया होगा। अगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट तैयार करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसलिए मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि जो भी बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्होंने जिस विषय में हमको रुचि है ऐसे ही विषय हमने चूज करने चाहिए। केवल माँ बाप के दबाव में, केवल कंपटीशन के दबाव में हमने कोई भी विषय नहीं स्वीकारना चाहिए। अब मेरे ही उदाहरण से मैं शुरुआत करूंगा। बचपन में मेरे ज्योतिषी पत्रिका में लिखा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो बचपन से मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। गणित में मैं बहुत अच्छा था, तो फिर तो वो तो करीबन तय हो गया था कि मुझे इंजीनियर ही बनना है। साइंस कॉलेज में गया। हमारे वक्त तो 8वीं क्लास से विषय बदल जाते थे। साइंस ब्रांच लेना है, उसमें भी मैथमेटिक्स लेना है कि बायोलॉजी ग्रुप लेना है, ये तय हो जाता था। यानी आपको डॉक्टर की तरफ जाना है कि इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, ये तय होता था 8वीं क्लास से या 9वीं क्लास से। तो 9वीं क्लास से ही बाइफर्केशन शुरू हो गया। इंटर साइंस तक मैं पढ़ा। इतने मार्क्स मिले कि मैं इंजीनियरिंग में जा सकता था। लेकिन तब तक मुझे ध्यान में आया कि मुझे इन विषयों में रुचि नहीं है, और मैंने आग्रह रखा कि मैं नहीं जाना चाहता हूं इंजीनियरिंग में। मेरा यह आग्रह मान्य हो गया। लेकिन कम से कम साइंस में तो बीएससी करो, आगे देखेंगे क्या करना है। मुझे वो भी नहीं सीखना था, लेकिन मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करना पड़ा। अब मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि ये साइंस किस लिए सीख रहे हैं, यही हमको हमारे प्राध्यापक, हमारे अध्यापक समझा नहीं पाते थे। बस वो रटके आते थे, क्लास में रटके पढ़ाते थे। बच्चों ने रटके लिखना है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अब इसमें मुझे कोई रुचि नहीं थी। जो विषय ठीक ढंग से क्लास में समझाया नहीं जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये कर रहे, यही समझाया नहीं जाता है, उस विषय में रुचि तो पैदा होना संभव नहीं था। मुझे आर्ट्स फैकल्टी में उन विषयों में बहुत रुचि थी। फिर बड़े झंझट के बाद में, बहुत कुछ इधर उधर करने के बाद में मुझे परमिशन मिली आर्ट्स फैकल्टी में जाने की, और वहां मुझे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं थी। हर विषय का मैं इतना पढ़कर जाता था कि मेरा हर अध्यापक मुझे डरता था कि ये ऐसा सवाल पूछता है क्लास में। और मुझे बहुत अच्छे अध्यापक मिले, कभी उन्होंने मुझे डिसमोड नहीं किया, ना ही मेरा क्लास में कभी अपमान किया। कई सवालों का वो जवाब नहीं दे पाते तो बाद में कहते कि एक हफ्ते बाद हम जवाब देंगे। मेरे जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे यूनिवर्सिटी के,
वो कहते थे कि मैंने पीएचडी के लिए जितना अभ्यास नहीं किया उतना इस लड़के ने मुझे क्लास में विद्यार्थी रहते हुए अभ्यास करने को लगाया। तो आपको जब किसी विषय में रुचि होती है, उस विषय का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत की आपको तकलीफ नहीं होती है, वो भूख होती है। उस मेहनत की भी भूख होती है और उस ज्ञान की भी भूख होती है। तो इसलिए मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि जिस विषय में आपको रुचि है उसी विषय में आपने आगे पढ़ाई करने की तैयारी करनी चाहिए। अब हो सकता है बेसिक एजुकेशन तो हमको कुछ कंपलसरी लेना पड़ता है, वहां तो चॉइस कम होता है। अब उस विषय में हमको अगर रुचि निर्माण करनी है तो हम अपने आप से सेल्फ टॉक करें। भाई मुझे समझो 12वीं है, अब 12वीं तो पास करनी पड़ेगी, वहां तो कोई चॉइस नहीं है, चॉइस आगे आ सकता है। अपने आप को समझाइए, बार बार समझाइए, मुझे तो ये पढ़ना पड़ेगा, मुझे इसमें रुचि निर्माण होनी चाहिए, मुझे मन से ये पढ़ना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा अपने आप से सेल्फ टॉक कर कर बार बार आप समझाइए। ये रुचि चेंज करने के लिए आपको मदद करेगा। लेकिन बेसिक्स तो कुछ रुचि चाहिए, उसी के आधार पर ये पॉसिबल होगा। दूसरी बात है कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है रिलैक्सेशन मेथड्स का उपयोग करना, हिप्नोसिस का उपयोग करना, मेडिटेशन का उपयोग करना। इन प्रक्रियाओं का हम जब उपयोग करते हैं तो टेंशन्स और एंग्जाइटीज का प्रमाण भी कम हो जाता है। टेंशन्स और एंग्जाइटीज हमेशा हमारे मेमोरी के दुश्मन होती है और इन प्रक्रियाओं को अमल में लाने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और ये प्रक्रिया अमल में आने के बाद में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसलिए सम्मोहन जैसी प्रक्रिया, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया अभ्यास के पहले हमने उपयोग में लानी चाहिए। अभी मैंने आप सबको सिखाया है रिलैक्सेशन, ऑलरेडी वो यूट्यूब पर लोड किया है, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके कारण भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ने की गुंजाइश है, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। और ये करने के बाद में, एक रिलैक्सेशन करने के बाद में फिर पढ़ाई को शुरुआत कीजिए। फिर आप जब को आपको बहुत ऐसा लगता है कि पढ़ाई बोर हो रही है, थोड़ा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, फिर एक बार रिलैक्सेशन कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। इस ढंग से आप पढ़ाई का समय भी बढ़ा पाएंगे, उसमें का कंसंट्रेशन भी बढ़ा पाएंगे। आगे क्वेश्चन 3। सर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 4:30 बजे, तब मेरी अच्छे से पढ़ाई होती है, पर दिन भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, तो पूरा दिन पढ़ाई करने के लिए क्या किया जा सकता है? सिद्धांत शिंदे, इनका सवाल ऐसा है कि सुबह 4:30 बजे उठने के बाद में मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन दिन भर में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले महत्व की बात यह है कि पढ़ाई करने के बारे में आपके मन में जो बात बैठ चुकी है, सुबह उठकर अच्छी पढ़ाई होती है और उसका आपको फायदा भी मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई का कोई समय नहीं होता है। हम किसी भी वक्त में पढ़ाई कर सकते हैं। बात इतनी है कि हम पूरी तरह से रिलैक्स चाहिए, थके हुए नहीं होने चाहिए, हमारा शरीर और माइंड फ्रेश चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा टाइम टेबल हम बनाएंगे। समझो आप कुछ कॉलेज में जाकर आ गए हो, इस कारण काफ़ी थके महसूस कर रहे हो, तो आधे घंटे की नींद ले लीजिए या फिर एक आध दूसरा रिलैक्सेशन कीजिए और उसके बाद में पढ़ाई करना शुरू कीजिए। आपके ध्यान में आएगा कि पढ़ाई के समय जो भी हम तय करते हैं, हमको जो सूटेबल होते हैं, हमको जो परमिट करते हैं समय, क्योंकि दिन भर में बाकी भी काम आपको करने हैं, तो उस समय में अगर हम पहले अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से रिलैक्स कर लेते हैं या फिर छोटी सी नींद ले लेते हैं, नैप ले लेते हैं, तो उसके बाद में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर पाते हैं। इस ढंग से टाइम टेबल कर कर वो टाइम टेबल एग्जीक्यूट करने की अपने आप को आदत लगाइए, उसके साथ में रिलैक्सेशन के जोड़ दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि आप बाकी समय भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। क्वेश्चन 4। कभी कभी जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो ऐसे वक्त में माइंड जानबूझकर और ज्यादा आलसी हो जाता है या और ज्यादा इधर उधर की बातें सोचने लगता है, तो उसको कैसे टैकल करें? तुषार रामटेक।
तुषार रामटेके, इनका सवाल ऐसा है कि जब टाइम टेबल हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर उसको बनाना चाहते हैं तब इधर उधर की बातें बहुत मन में आती है और ज़्यादा मन आलसी होता है, तो ये कैसा टाले? देखिए, अपने आप को ट्रेन करने की ये बात है। जो चीज हम अंदर से नहीं करना चाहते हैं, आज तक हमको इसी ढंग की आदत हो चुकी है, वो चीज शुरू करने के पहले ही बहुत हमारा मन उसको विरोध करता है। ये नॉर्मल चीज है, उसी पर तो हमको विजय पाना है। इसलिए टाइम टेबल बनाना और उसको कठोरता से अमल में लाना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये टाइम टेबल मैं पूरी तरह से कठोरता से अमल में लाऊंगा, ये निश्चय कर कर उसको अमल में लाना, यही एक अपने आप को ट्रेन करने का बढ़िया तरीका होता है। इसलिए मैं हमेशा उदाहरण देते आया हूं, वो विंस्टन चर्चिल का उदाहरण देते आया। चर्चिल इंग्लैंड के सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब पंतप्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, इसके बावजूद बहुत बड़े लेखक हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। वो हमेशा 4 घंटे पर डे लिखते थे, उनका टाइम टेबल था। और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख कर रखा है, आत्मचरित्र में लिख कर रखा है कि कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ लिख नहीं पाता था, मुझे कुछ सूझता नहीं था, फिर भी मैं टेबल पर 4 घंटे बैठे रहता था, लिखने की कोशिश करता था। आज मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए मैंने कभी भी 4 घंटे के पहले वो टेबल नहीं छोड़ा। कभी कभी 7-7 दिन का समय ऐसा जाता था कि वो बैठे टेबल पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है, पेपर पर लिखते हैं, उसको फेंक देते हैं, लेकिन उन्होंने 4 घंटे कभी भी वो टेबल को नहीं छोड़ा। अपने आप को डिसिप्लिन किया, इसलिए उन्होंने बहुत साहित्य लिखा, और केवल बहुत साहित्य नहीं लिखा, नोबेल प्राइज प्राप्त हो इतना सुंदर साहित्य लिखा। तो मित्रों, ये आदत हमको लगानी पड़ती है, उसके प्रति हमको बहुत आग्रह अपने आप का रखना होता है, अपने आप को डिसिप्लिन करना होता है। ये अपने ही मन के साथ में लड़ाई होती है, लेकिन अपने मन के साथ लड़ाई होने के कारण ये आसान भी है, क्योंकि हमको अपने खुद से लड़ना है और किसी से लड़ना नहीं है। इसलिए टाइम टेबल बनाइए, निश्चय कीजिए और उसको किसी भी हालत में अमल में लाऊंगा ये तय कीजिए, वैसा प्रयास कीजिए। टाइम टेबल के समय में अभ्यास करने का यानी करने का ऐसा तय कीजिए। अपने आप अभ्यास हो, ये चाहे जो भी हो, आपने काम तय किया है वो करने का ही तय कीजिए। धीरे धीरे आपके शरीर को आदत गिरेगी, मन के ध्यान में आएगा कि कितना भी भागने की मैंने कोशिश की तो भी मैं भाग नहीं सकता हूँ, मुझे कंपलसरी करना ही पड़ता है। धीरे धीरे वो भी तैयार हो जाएगा और आपको आगे एग्जीक्यूट करना आसान हो जाएगा। आगे का सवाल। ये शायद हमने लिया है, पर फिर भी अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो। क्वेश्चन 5, हम बच्चों को बच्चों से कैसे पढ़ाई करवाएं, यानी उनको पढ़ाई करने के लिए कैसे बाध्य करें? वैशाली गुरु। वैशाली गुरव, इनका सवाल है कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कैसे बाध्य करें। बहुत डिफिकल्ट सवाल है। हालांकि बच्चों की उम्र क्या है इस पर यह डिपेंड है। 10-12 साल के बच्चों को कभी पढ़ाई करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। स्कूल में ही उनकी सब पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होमवर्क की प्रक्रिया चलती है, वो चलन है, वो परंपरा है, घर में दिया जाता है, स्कूल में भी बच्चे पढ़ेंगे, 6-7 घंटे स्कूल में रहेंगे, उसके बावजूद उन्होंने होमवर्क करना चाहिए। ये सब गलत परंपरा है। स्कूल में पढ़ाई इस ढंग से होनी चाहिए कि बच्चों ने बाद में घर में कुछ नहीं करने की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उसी इसमें चलना है तो बच्चों पर अपने छोड़ देना है। सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। बच्चों ने क्लास में पहला आना चाहिए, बहुत होशियार रहना चाहिए, आग्रह को छोड़ दो। उनको स्वावलंबी बनाने की कोशिश करो पढ़ाई के बारे में भी। जब बच्चे कहते हैं कि मुझे ये होमवर्क दिया गया है, ठीक है, आप टाइम टेबल तैयार करो,
हफ्ते भर का टाइम टेबल तैयार करो। वो टाइम टेबल कहीं ऐसी जगह लिखो कि जहां सबको दिखेगा और उसको एग्जीक्यूट करो। टाइम टेबल बनाने के लिए उनकी आप मदद करो, लेकिन उनको करने दो। उनको ये फील आना चाहिए कि ये टाइम टेबल मैंने तैयार किया है। हर हफ्ते के बाद में उसका मूल्यांकन करो उसके साथ में बैठकर, बच्चों के साथ में बैठकर, कि आपने ये टाइम टेबल बनाया था, क्या क्या हुआ। रोज टाइम टेबल अगर एग्जीक्यूट हुआ तो उसको टिक मार्क करने की आदत लगाओ। हाँ, आज का ठीक हुआ, टिक मार्क। आज का ठीक नहीं हुआ, वहां कोई तो भी रिमार्क है, नहीं ये आज हुआ नहीं है। ये रोज रात को लिखने को कहो और एक हफ्ते बाद में उसके साथ में चर्चा के लिए बैठ जाओ। फिर वो कारण बताएगा कि ये टाइम टेबल क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, उसको बोलना ठीक है, वो कारणों को ध्यान में रखो और उसके आधार पर नया टाइम टेबल बनाओ अभी अगले हफ्ते का। इस ढंग से आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते जाइए। उनके दिमाग में ये डालिए कि होमवर्क करना ये उनका काम है, ये उनका कर्तव्य है, ये पढ़ाई का हिस्सा है। उसके लिए टाइम टेबल बनाना भी जरूरी है। होमवर्क लेना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे मांगते हैं तो उनको मदद करना ये आपका काम है, लेकिन होमवर्क करना ये बच्चों की जिम्मेदारी है। इस ढंग से अगर आप वातावरण तैयार करोगे, उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास करोगे, तो शायद बच्चे ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, स्वावलंबी बनेंगे। शायद स्कूल्स में कम मार्क लेंगे, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छे पढ़ाई में वो अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। हमेशा स्कूल में जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं वो आगे चलकर बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं है। आगे चलकर जिन्होंने पढ़ाई में बहुत कुछ किया है उन लोगों का स्कूली जीवन बहुत अच्छा था, ऐसा भी आपको नहीं दिखता है। ये दोनों स्वतंत्र चीज़ें हो सकती है। तो बच्चे कितने आगे चलकर किसी बच्चे को किसी खास पढ़ाई में बहुत रुचि पैदा होगी तो वो कहाँ के कहाँ निकल जाता है। अगर उसमें स्वावलंबन है स्टडी करने का, अपने आप पर विश्वास है कि मैं जिस विषय को चाहे इस विषय को अच्छे ढंग से स्टडी कर सकता हूँ, तो वो बच्चे कहाँ के कहाँ निकल जा सकते हैं। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए, पढ़ाई के बारे में स्वावलंबी बनाने के लिए कोशिश कीजिए, उसके आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आगे क्वेश्चन 6, मैंने ऐसा देखा है कि कई विद्यार्थी अपने पसंद का कोई सब्जेक्ट या एरिया नहीं ढूंढ पाते, उसमें उनको हाईएस्ट इंटरेस्ट हो, ऐसा कोई एरिया उनको मिलता ही नहीं कभी। तो ऐसे में वो क्या करे या वो कैसे अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं? दादाजी गौड़े। दादाजी गवड़े इनका सवाल है कि कई विद्यार्थी अपने जीवन में अपने इंटरेस्ट का कोई हिस्सा ढूंढ नहीं पाते हैं, विषय ढूंढ नहीं पाते हैं। ऐसा होता है, कईयों के बारे में होता है। ऐसे समय में जो भी क्षेत्र हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है उसमें कुछ करने का प्रयास करते जाना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में हम 10-12 चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं लेकिन किसी में अच्छी गति प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कुछ दिनों तक ये असमंजस की स्थिति रह सकती है और कई लोगों के जीवन में कॉमन हो सकती है। लेकिन हर एक को अपने इंटरेस्ट की कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी मिलती है, इसके लिए ट्राई करते जाना चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि किसी के जीवन में कोई चीज इंटरेस्ट वाली मिले ही नहीं, ऐसा होना करीबन असंभव है। इसलिए हमारे इंटरेस्ट की चीज ढूंढने का हमने प्रयास करते जाना चाहिए। इसके लिए अलग अलग विषय हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हर एक के जीवन में अलग अलग विषय इंटरेस्ट के हो सकते हैं। एक ज़माने में मैं बहुत पढ़ता था, नॉवेल्स पढ़ता था, कादम्बरी पढ़ते रहता था, बहुत पढ़ता था। और अब करीबन 20-25 साल हो गए मैं नॉवेल पढ़ना ही नहीं चाहता। वो समय की बर्बादी है ऐसा मुझे लगता है। पहले बहुत बास्केटबॉल खेलता था, ऐसा लगता था कि बास्केटबॉल के बिना जीवन ही अधूरा है। तो हमारे जीवन के इंटरेस्ट बदलते जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ में भी हमें कुछ इंटरेस्ट लगा था, उस चीज़ के लिए जो हमने मेहनत ली उसके हमेशा हमारे जीवन में हमको फ़ायदा मिलते रहता है बाद में। तो इसलिए इंटरेस्ट बदलना ये संभव है। इंटरेस्ट निर्माण करने की अलग अलग विषयों में हमने कोशिश करते रहना,
ये भी आवश्यक है। उसके लिए मेहनत लेना और उसमें कुछ प्रोफिशिएंसी, कुछ स्किल्स उसके प्राप्त करना, ये भी आवश्यक है। और ये कोशिश में शायद हमको फिर कोई एक विषय ऐसा मिल जाता है कि जिसके प्रति हमारे मन में सही माने में इंटरेस्ट है, हमारे ध्यान में आता है, और फिर उसमें हम पूरी तरह से झोंक दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले बहुत कुछ इधर उधर ढूंढना पड़ता है। ये कई लोगों के बारे में होता है। मुझे लगता है करीबन एवरेज आदमी के बारे में ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको शुरुआत से ही इंटरेस्ट का विषय मिल जाता है। तो इसलिए ये तो प्रयास हम सबको करना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा तरीका है नहीं। क्वेश्चन 7, पड़ोसी के बच्चों का मोबाइल देखकर अपने बच्चे भी मार्केट से नया मोबाइल लेने की जिद करते हैं तो क्या करें? मलय कुमार इनका सवाल ऐसा है, पड़ोसी के बच्चों के पास में मोबाइल देखने के बाद में अपने हमारे बच्चे भी मोबाइल का आग्रह रखते हैं, वो भी डिमांड करते हैं, तो क्या करें? बच्चों से ठीक ढंग से डायलॉग करें। सबसे पहले उनके ध्यान में ये चीज बिठाइए कि हम दूसरों से अलग है। दूसरे जो करते हैं वो सब चीजें हमने करनी चाहिए, हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हमारा कुछ सामर्थ्य है। आप बच्चों को मोबाइल क्यों नहीं देना चाहते हो, वो उनको समझा कर बताइए। दो चीजें हो सकती है, आर्थिक कारण हो सकता है, तो पूरी तरह से आर्थिक कारण उनके सामने रखिए। माँ बाप हमेशा अपनी आर्थिक परिस्थिति बच्चों से छुपा कर रखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक ढंग से बच्चों के सामने हमने रखनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए, हमारी मर्यादा उनको समझानी चाहिए। वो कारण होगा तो इसलिए हम ले नहीं पाएंगे, ये भी समझाइए। दूसरा उसके साथ में कारण होगा कि इतने छोटे एज में बच्चों ने मोबाइल हैंडल करने की आदत नहीं करनी चाहिए। उसके कारण क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको कुछ लगता है तो वो भी उनको समझाइए। या फिर वही कारण होगा, मेन कारण वो होगा, तो वो कारण ठीक ढंग से समझाइए। कभी भी बच्चों के डिमांड्स के आगे झुकना नहीं चाहिए। और जो ऐसी डिमांड्स है मेरे दोस्तों के पास है इसलिए मुझे दो, इसलिए तो बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। ये जो कॉम्पिटिटिव विचार होते हैं उसको शुरुआत से ही दिमाग में से, बच्चों के दिमाग में से कर्ब करना चाहिए। उसके पास में है इसलिए मुझे चाहिए, ये प्रवृत्ति पूरी तरह से निकाल फेंकनी चाहिए। इसलिए उनको बहुत अच्छे ढंग से उनका काउंसलिंग करना चाहिए, उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे। हमारा जीवन स्वतंत्र है, हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है, हमारा कुछ सामर्थ्य भी है और हमारी मर्यादाएं भी है, वो ठीक ढंग से बच्चों को समझानी चाहिए। अगर आप ठीक ढंग से उनके साथ में चर्चा करते हो, समझाते हो, तो वो बात उनको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आती है। क्वेश्चन 8, अगर शादी में एक पार्टनर ने विश्वास तोड़ा है और ऐसे में बट शादी में बच्चे भी हैं, तो ऐसे में खुद स्ट्रांग होना और कुछ निर्णय लेना अलग होने का, ये खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, बट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट होता है, तो क्या करें? चंदन वर्मा इनका सवाल ऐसा है कि समझो किसी कारणवश पार्टनर से अलग होना है, तो हमेशा बच्चों का सवाल सामने आता है। तो बच्चों का विचार कर कर क्या निर्णय लेना चाहिए? ये देखिए, पति पत्नी ने साथ में जीना, साथ में नहीं जीना, ये उनका निर्णय है। हमेशा भारतीय माँ बाप ये विचार करते हैं कि बच्चों का क्या होगा, इसलिए वो अलग होना नहीं चाहते और वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ में झगड़ते रहते हैं और बच्चों के लिए जबरदस्ती जी रहे हैं ऐसा मानकर वो एक दूसरे के साथ में ठीक ढंग से जी भी नहीं पाते हैं और बच्चों के सामने झगड़ते रहते हैं। इस क्षेत्र में जो रिसर्च हुए हैं उनका निचोड़ मैं आपके सामने रखूंगा। निचोड़ यह है कि जिन माँ बाप के बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को झगड़ते देखते हैं
उन पर अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, चाहे माँ बाप साथ में जिंदगी भर जी ले तो भी। उल्टा उन पर मैरिज का भी असर बहुत बुरा होता है। मैरिज यानी झगड़ा, पति पत्नी यानी झगड़ा, यही रिलेशन उनके मन में पूरी तरह से बैठ जाता है, और इस कारण अपने जीवन में भी वो अपने मैरिज को ठीक ढंग से निभा नहीं पाते। इसलिए बच्चों के लिए हम साथ में नहीं रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहना हमारे लिए बिल्कुल ही असंभव है। इसके बावजूद हम बच्चों के लिए साथ में रह रहे, इससे बच्चों का कभी भी भला नहीं होता है। ये सबसे पहले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों का भला करने के लिए आप साथ में रह रहे हो तो ये बात सही नहीं है, उससे बच्चों का भला नहीं होता है, उल्टा नुकसान होता है। उल्टा सिंगल मदर या पेरेंट के साथ में, कोई भी फादर हो मदर हो, इनके साथ में अगर वो मैच्योर्ड है, ठीक ढंग से अपने बच्चों को संभालती है या संभालता है, तो सिंगल पेरेंट के साथ में बच्चे ज्यादा अच्छे ढंग से बड़े हो सकते हैं। ये भी रिसर्च में प्रूव हो चुका है। इसलिए बच्चों के लिए जबरदस्ती दोनों ने साथ में रहना चाहिए, ये आग्रह छोड़ दीजिए, उससे किसी का फायदा नहीं होता है। उल्टा अगर दोनों अलग होना चाहते हैं तो प्यार से अलग हो, कम से कम कटुता निर्माण हो, ये देखे, तब बच्चों के लिए बहुत जरूरी बात है। ये दोनों ने ध्यान में रखना चाहिए। दोनों पति पत्नी नहीं है, लेकिन दोनों बच्चों के मां बाप हैं, ये तो रिलेशन रहना है। तो जब एक दूसरे के साथ में अलग होना चाहते हैं, डाइवोर्स करना चाहते हैं, तभी पूरी प्रक्रिया में दोनों ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिरी में हम पति पत्नी नहीं रहेंगे, लेकिन माँ बाप तो रहेंगे। चाहे अलग अलग रहेंगे, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी तो हम दोनों की है। ये हमेशा अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शायद डाइवोर्स के समय में हम एक दूसरे पर जो आरोप करते हैं, वो आरोप करने की इच्छा भी कम होगी। म्यूचुअली डाइवोर्स लेने की प्रक्रिया ज़्यादा अच्छे ढंग से अमल में लाने की कोशिश होगी, और तब दोनों ने ये जिम्मेदारी सामूहिक तरीके से निभानी है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे, तो बच्चों का उसमें भला होगा। तब शायद बच्चे माँ के साथ में रहेंगे या फिर बाप के साथ में रहेंगे, लेकिन बीच बीच में माँ को या बाप को मिलते रहेंगे, उनके साथ भी समय बिताते रहेंगे। ऐसा वातावरण हम तैयार कर पाए तो बच्चों का ज़्यादा भला होगा। बच्चों के लिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दोनों साथ में रह रहे, ये सेक्रीफाइस का फ़ायदा किसी को नहीं मिलता, ना माँ बाप को मिलता है ना बच्चों को मिलता है। ये रिसर्च के आधार पर बार बार प्रूव हो चुका है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। आगे क्वेश्चन 9। कुछ दिनों पहले मेरे मौसा जी की डेथ हो गई थी और उस प्रोग्राम में मैं जाना नहीं चाहता था, तो तभी मेरी तबीयत खराब हो गई, आंख भी लाल हो गई। तो यानी ये क्या है, क्यों हुआ होगा? रमेश बनवारी, इनका सवाल ऐसा है कि उनके मौसा जी की डेथ हुई थी, वो जाना नहीं चाहते थे वहाँ पर, और तभी उनकी तबीयत खराब हो गई। ये क्यों हुआ? कुछ लोगों के बारे में ये होता है, जब वो कोई चीज करना नहीं चाहते हैं तो जाने अनजाने में शरीर बहाना बना लेता है, और ये बहाना इतना स्ट्रांग हो कि जिसके कारण जाने की जरूरत महसूस ना हो, इसलिए इस ढंग की तबीयत वगैरह हो जाती है। ये काफ़ी लोगों के बारे में हो सकता है, होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को इस ढंग से ढालता है कि मैं जब हाँ कहता हूं तो हाँ कहता हूं, ना कहता है तो ना कहता हूं, कोई कंपल्शन के अंदर मैं कोई काम नहीं करता हूं, तो उसके शरीर को या फिर मन को इस ढंग से कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ना ही वो बुखार से गिरेगा, ना ही कोई इस ढंग का बहाना बनेगा। उल्टा हो सकता है, यानी आप अगर अपने शरीर को आदत लगाओ
तो किस ढंग का होता है, मेरे बारे में क्या होता है? गए 40 सालों में मैंने एक भी प्रोग्राम आज तक मेरे तबीयत के कारण कभी रद्द नहीं किया, पोस्टपोन नहीं किया, जबकि मेरे प्रोग्राम साल साल भर पहले से तय होते हैं। कई सालों तक ये बात चलते आई है। जब मुझे आराम का समय होता है, 3-4 दिन अभी फुर्सत है, कोई काम नहीं है, 5-7 दिन कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसी एक छुट्टी है लंबी, तब कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बुखार से गिरा हूं और मेरे ध्यान में आता है कि मेरे शरीर चाहता है कि पूरी तरह से रेस्ट मिले। अभी तक उसने सब इमरजेंसीज ठीक ढंग से संभाली है। तो शरीर और मन की उल्टी आदत हो जाती है कि जब आराम का समय होगा तब जो भी रिलैक्सेशन के लिए या फिर शरीर का बुखार है, अमुक है, तमुक है, उसकी जरूरत है, वो निकल जाए। यानी आपका शरीर इस ढंग से भी साथ दे सकता है। अभी उल्टा साथ दे रहा था, वो नहीं करना चाहता है इसलिए बुखार से गिरता था। आगे चलकर जो भी करना है उसके लिए पूरी तरह से वो तैयार रहेगा, पूरी तरह से काम करेगा और जब फुर्सत होगी तब आराम से बीमार गिरकर अपना जो भी आवश्यक है, शरीर की जो भी आवश्यकता है पूरी करनी है वो पूरी कर लेगा। इस ढंग से भी आपका शरीर और मन एडजस्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमने हमारा व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए कि किसी भी प्रेशर के नीचे हम नहीं आएंगे और प्रेशर के नीचे कोई बर्ताव नहीं करेंगे, कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो शायद हम ज़्यादा स्वतंत्र रहेंगे। तो इस ढंग की मजबूरियाँ हमारे शरीर और मन पर थोपी नहीं जाएगी और उस कारण इस ढंग के परिणाम भी हमको नहीं भुगतने पड़ेंगे। ये मैंने कहा था कि बचपन से हमने कुछ काम से भागने के लिए जो तरीके अपनाए हैं उन तरीकों का ये परिणाम दिखता है। क्वेश्चन 10, प्रेमभंग होने पर आजकल लड़की की हत्या कर देने का प्रमाण भी बहुत बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत कांबळे, इनका सवाल है कि प्रेम भंग होने के बाद में लड़की की हत्या कर देने का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था कि जो व्यक्ति जिस पर प्रेम करता है उसको तकलीफ देना चाहता है वो सही प्रेम ही नहीं है। ये तो प्रेम के नाम पर हवस है और कुछ नहीं है। ये प्रेम के नाम पर प्रेम को बदनाम करने वाली चीज है और कुछ भी नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी पर प्रेम करता है उसकी तकलीफ सहन नहीं कर सकता है। उसको तकलीफ देना तो दूर, उसको तकलीफ होती है तो इसको तकलीफ होती है, इसी को तो प्रेम कहते हैं। तो ये प्रेम भंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो लोग इस ढंग से बर्ताव करते हैं, दूसरे व्यक्ति को तकलीफ देते हैं, उसके मुंह पर एसिड फेंकते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, इन लोगों को प्रेम नाम की चीज ही पता नहीं होती है। ये प्रेम कहते हैं, ये प्रेम का अपमान है। ये तो सामने के व्यक्ति को एक वस्तु समझते हैं, मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, खत्म कर डालूंगा उसको। तो ऐसे लोगों को प्रेम कहना, ऐसे लोगों का जो कुछ भी है उसको प्रेम कहना यानी प्रेम का ही अपमान है। हमने हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हमारे मन में ये भावना आती है, हो सकता है कि आसपास के वातावरण के कारण हम में से किसी के मन में ये भावना आए कि सामने की व्यक्ति मुझे अब नहीं कह रही है, मुझे उसने धोखा दिया है, पहले तो मेरे साथ में प्रेम किया है, अब मुझे वो नकार रही है, तो उसको मैंने सबक सिखाना चाहिए। तब अपने आप को ठीक ढंग से समझाइए, क्या सही में मैं उस पर प्रेम करता था? मेरे मन में ऐसी भावना क्यों आ रही है? क्या जीवन में इंसान नहीं बदल सकता है? एक बार एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के साथ में प्रेम करना, इसका मतलब पूरे जिंदगी भर के लिए अपने आप को बांध लेना होता है। और सामने की व्यक्ति अगर नहीं करना चाहती है तो ये उसका अधिकार है। उल्टा अच्छा हो गया, मैं जिंदगी भर का रिलेशन मान रहा था, सामने की व्यक्ति उस लायक ही नहीं थी, जिंदगी भर निभाने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट करने की क्षमता ही उसमें नहीं थी। अच्छा हो गया, मैं बच गया, उसको अपने ढंग से जीने दो, वो अपने ढंग से आनंदी रहे। ये मुझे बार बार अपने आप को समझाना चाहिए। शायद मेरे मित्र में कोई ऐसा है जो इस ढंग से सोचने लग गया है
और मेरे सामने ऐसी सोच व्यक्त करता है, तो उसको भी बहुत अच्छे ढंग से ये बातें समझानी चाहिए। कभी भी प्रेम इस ढंग से हिंसक नहीं हो सकता है। अगर है तो वो प्रेम नहीं है, प्रेम का हम गलत मतलब समझ रहे हैं। इसका एक ही मतलब होता है कि ये सामने के व्यक्ति का बिल्कुल आदर नहीं करता है, प्रेम भी नहीं करता है। वो उसको एक चीज समझता है जो मेरे कब्जे में चाहिए, मेरे कब्जे में नहीं चाहिए तो मैं उसको नष्ट करूंगा। ये एक दुष्ट प्रवृत्ति है, हिंसक प्रवृत्ति है। इसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम को बदनाम करने वाली ये चीज है। आगे। मुझे वस्तुओं से बातें करने की बहुत आदत है, तो क्या ऐसा करने से स्ट्रेस कम होता है या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सेजल फेंडर इनका सवाल है कि मुझे वस्तुओं से बातें करने की बहुत आदत है, तो क्या इससे स्ट्रेस कम होता है या फिर ये कोई प्रॉब्लम बन सकता है? अबे हर व्यक्ति बात करना चाहता है, अपने मन की बात व्यक्त करना चाहता है। उसके लिए अलग अलग तो वो बहाने ढूंढता है। जिन व्यक्तियों को बहुत नजदीक के लोग नहीं रहते, जिनके साथ में अपना मन शेयर नहीं कर पाते, उन लोगों की ये दिक्कत हो जाती है। तो उनमें से कुछ लोग प्राणियों से बहुत प्रेम करते हैं, कुत्ता बिल्ली से प्रेम करते हैं और उनके साथ में बहुत बातें शेयर करते रहते हैं, तो उनका मन हल्का होता है, शेयरिंग का उनको समाधान मिलता है। यह अपने आप को व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है। कुछ लोग अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से बात कर कर ही अपने आप को व्यक्त करते हैं। हो सकता है कुछ लोग कुछ वस्तुओं से बात करें, अपने आप को व्यक्त करें। तो इसमें एक महत्व की बात है, अपने आप को व्यक्त करना एक जरूरी बात है। अगर हम किसी इंसान के सामने नहीं कर सकते हैं तो हम प्राणियों के साथ में करते हैं, अपने आप से करते हैं या फिर वस्तुओं से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, धीरे धीरे इस बात में हम इतना एनग्रॉस हो जाते हैं, धीरे धीरे हमको यह सच्चाई लगने लगती है। जैसा कुत्ता सुन रहा है, कुत्ते को सब समझता है, उसके भाव भी बदलते हैं तो उससे समाधान मिलता है, और उसी में हम इतने एनग्रॉस होते हैं कि आगे चलकर उसको अपना एक व्यक्तित्व का हिस्सा मानने लगते हैं। वही बात अपने आप से बात करने की होती है, वही बात वस्तुओं से बात करने की हो सकती है, और इसका परिणाम हो सकता है कि ये हमारा बिहेवियर अनकंट्रोलेबल बने और अपने पर से नियंत्रण छूट जाए। फिर हम कोई हो, आसपास भी हो लोग, तो उनके सामने भी वस्तुओं से बात करेंगे, व्यक्ति से या अपने आप से बात करते रहेंगे, या फिर कुत्तों से या फिर बिल्लियों से बात करते रहेंगे, और फिर लोग हमको कहेंगे कि इनका अभी रियलिटी से संबंध छूट रहा है। तो ये अवस्था हमारे जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए, और इसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमेशा ये व्यक्त करने की बात भी हमारे कंट्रोल में चाहिए। और इसलिए ये व्यक्ति ये वस्तुओं से या फिर कुत्ता बिल्ली से बात करने की या अपने आप से मन ही मन में बात करने की जो आदत है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि अपने आप से आपको बात करनी है, तो सीधा अपना टेप रिकॉर्डर, मोबाइल में होता है टेप करने की सिस्टम, उसको ऑन कीजिए। आपको जो कुछ कहना है वो कहिए, तय कर लीजिए कि मुझे इतना समय बोलना है, 1 घंटा बोलना है, आधा घंटा बोलना है, रिकॉर्ड कीजिए। जो भी आपने रिकॉर्ड किया है बाद में 3-4 बार सुनिए और उसको इरेज कर दीजिए। यह मेथड को अमल में लाइए। अभी ये कॉन्शियस कंट्रोल में आ गई आपके। आप जब तय करोगे, तब अपना टेप रिकॉर्डर ऑन करोगे, तब आप बोलोगे, बोलने के बाद में टेप रिकॉर्डर क्लोज करोगे, उसके बाद में आप 2-4 बार सुनोगे, उसके बाद में आप इरेज करोगे। तो आपको जो अपने मन को प्रकट करना है
ये भी सवाल इसमें हल हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, और साथ में ही पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। तो कभी भी आपका अपने पर का कंट्रोल नहीं छूटेगा। ये हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है अपने आप को व्यक्त करने की। पुरुषों में ये ज़्यादा होता है कि उनके ऐसे मित्र होते हैं कि कुछ भी एक दूसरे के साथ में बोल लेते हैं। स्त्रियों में ये प्रमाण कम होता है। स्त्रियां एक दूसरे के साथ में बहुत बोलती है, लेकिन मन के अंदर की बात व्यक्त करना बहुत कम बार होता है। बहुत कम समय वो अपने आप को व्यक्त कर पाती है, क्योंकि उनको हमेशा डर होता है कि जो भी मैं अपने मन की बात कह रही हूँ उसका कहीं दूसरी व्यक्ति फ़ायदा ना उठाए, चार लोगों को ना कह दे, उसमें मेरी बदनामी ना हो। तो ये भी डर से बाहर आने के लिए हम अपने आप से बात करते हैं, वस्तुओं से बात करते हैं जहाँ कोई डर नहीं होता है। तो अपने आप पर कंट्रोल निर्माण करने के लिए आज अभी आपको इसका अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस खोने के पहले अपने आप पर कंट्रोल निर्माण करने का तरीका अमल में लाना आवश्यक है। उसके लिए आप जो भी बोलेंगे रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए, फिर उसको इरेज कीजिए। ये तरीका अपनाइए तो आप हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रख पाओगी। क्वेश्चन 12, मुझ में कोई बर्निंग डिजायर या जुनून नहीं है, इसलिए जीवन थम सा गया है, क्या करूं? गिरीश सावरीकर। गिरीश सावरीकर, इनका कहना ऐसा है कि मेरे जीवन में कोई बर्निंग डिजायर नहीं है। जीवन में कुछ करना है ऐसा बहुत मुझे लगता नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरा जीवन थम सा गया है। इसमें तो कोई मुझे बुराई लगता ही नहीं है, इसमें कुछ गलत बात है ऐसा भी मुझे लगता नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में एक बर्निंग डिजायर होने की क्या आवश्यकता है? बस मैं आराम से जीना चाहता हूं, अच्छे ढंग से जीना चाहता हूं, एक इंसान कर जीना चाहता हूं, एक इंसानियत पूर्ण जीवन जीना चाहता हूं, दैट्स ऑल। ये भी अच्छी बात है। हर व्यक्ति के जीवन में अगर बर्निंग डिजायर होगी तो ही उसने जीना चाहिए। किसने कहा है? मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एक इंसानियत पूर्ण जीवन जीऊंगा, मैं इंसान हूं, इंसान की तरह जीऊंगा, पैदा हुआ हूं, अच्छे ढंग से जीऊंगा। बस इतना तय करिए और अपना जीवन अच्छे ढंग से जिए, ये अधिकार हमको है। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ एम रखने चाहिए, उसी ढंग से अपने जीवन में जीने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव दुनिया में जीते वक्त हमारे कान पर बार 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 ये आता है कि हमारे जीवन में एम होना चाहिए, हमारे जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य के साथ में हमने जीना चाहिए। ये बहुत आवश्यक चीज नहीं है। कल इसी विषय पर व्याख्यान है। मुझे लगता है कल का व्याख्यान सुनने के बाद में एकदम से आप रिजॉल्व हो जाओगे। मेरे खुद के जीवन के बारे में मैं सोचता हूं तो मेरे जीवन में कोई एम नहीं था, ना ही मैंने कभी वो कोई एम बनने दिया। मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छे ढंग से जीना है, मुझे अच्छे ढंग से लोगों तक बातें पहुंचानी है, मुझे जो समझता है वो समझ लोगों तक पहुंचानी है। इतना ही मैंने अपने जीवन में ध्यान में रखा और उसके लिए चाहे उतनी तकलीफें उठाते गया और करते गया। लेकिन मेरी कोई बर्निंग डिजायर नहीं थी कि इस क्षेत्र में मुझे ऐसा करना है, वहां तक पहुंचना है, ये करना है, वो करना है। यानी आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया की दृष्टि से मैं बहुत ही एमलेस व्यक्ति हूं। मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, बस आनंद से ही जीना है और अपने साथ में जीने वाले लोगों का आनंद बढ़ाना है, दैट्स ऑल। इतना ही मैंने अपने जीवन में सीखा, उतना ही तय किया। अब ऐसे भी कुछ लोग चाहिए ना समाज में। हर व्यक्ति स्पर्धा करते रहे, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है। कल के व्याख्यान के बाद में ये बात बहुत अच्छे ढंग से आपके ध्यान में आएगी। क्वेश्चन 13, मुझे हर सुंदर लड़की को देखते ही आकर्षण होता है, चाहे बस हो या ट्रेन हो, फ्लाइट हो, मैं उसको लेकर तुरंत विचार करने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद ये आकर्षण कम होने लगता है। क्या यह नॉर्मल है या मुझे किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? इस चीज को कंट्रोल करने की क्या टेक्निक है? कभी कभी तो इतनी तीव्र इच्छा होती है कि उसे प्रपोज कर दूं, तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? नवीन
नवीन, इनका सवाल ऐसा है कि मैं हर सुंदर लड़की को देखने के बाद में उसके बारे में मुझे आकर्षण होता है, उसके बारे में मैं विचार करने लगता हूँ, और फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उसको प्रपोज भी करूँ। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँ? देखिए, जब तक बात विचार तक सीमित है तब तक बहुत सीरियस बात नहीं है। मुझे हर व्यक्ति के बारे में आकर्षण लगता है, इसका मतलब ही ऐसा है कि पहले व्यक्ति के बारे में आज आकर्षण लगा, कल दूसरी व्यक्ति दिखी तो पहले व्यक्ति का आकर्षण निकल गया। तो जब तक ये बात आपके मन तक सीमित है तब तक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये बिहेवियर में नहीं आना चाहिए। यानी जैसा हर व्यक्ति मुझे अच्छी लगी उसको जाकर प्रपोज कर दूं। अब सामने की व्यक्ति हमको पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, तो उसको तो अपमान लगेगा। ये मैं क्या रास्ते पर गिरी हुई, क्या कोई भी आकर मुझे पूछ ले, प्रपोज करे? ये तो उसके व्यक्तित्व का अपमान हुआ। और आज मीटू के दुनिया में तो ये तो गुनाह भी है। तो इसलिए वो बिहेवियर पैटर्न पे नहीं आना चाहिए। इसके बारे में हमको दक्ष रहना होगा, तब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। धीरे धीरे इसको आप महत्व देना कम कीजिए। लगा लगा छोड़ दीजिए। व्यक्ति अच्छी लगी, आकर्षण लगा, छोड़ दीजिए। मन में विचार आया, कुछ फायदा है क्या? मुझे हर लड़की के बारे में आकर्षण लगता है, उसको कोई मतलब है क्या? आज तक कितने हजारों स्त्रियों के बारे में आकर्षण लगा, मन में आता है, जाने दो, इसको महत्व मत दो। ऐसा आप केवल अपने आप से सेल्फ टॉक करते जाइए। धीरे धीरे ये बात का महत्व आपके मन से कम होते जाएगा। लेकिन आपको जो लगता है वो बिहेवियर पैटर्न में किसी भी तरह से उसको स्पर्श करने की इच्छा, उसके तरफ बार बार देखने की इच्छा, क्योंकि बार बार घूर कर देखना भी सामने के व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है। वो उसके व्यक्तिगत स्पेस पर का अतिक्रमण होता है, वो भी हमने नहीं करना चाहिए। एक हाथ दूसरे बार चुपके से देख लिया, यहाँ तक ठीक बात है, लेकिन घूर कर उसको देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो अस्वस्थ हो जाती है, उसका जीना भी नॉर्मल सी उसके जीवन की चली जाती है। तो वो भी करने का हमको अधिकार नहीं है, ये कानूनन अपराध भी है। तो इसलिए हमने नहीं करना चाहिए। बिहेवियर पैटर्न में किसी भी तरह से ये विचार जो मेरे मन में आता है, वो जब तक नहीं आता है तब तक ये गंभीर समस्या नहीं है। और जब तक विचारों के स्तर पर वो आता है तब तक मेरे अंडर का कंट्रोल है, उसको मैं बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर सकता हूँ, उसको बहुत अच्छे ढंग से मैं अपने आप को समझा सकता हूँ। तो बार बार सेल्फ टॉक कर कर ये अर्थहीन चीज़ है, इसको कोई मतलब नहीं है, ऐसा समझाते जाइए। धीरे धीरे ये आकर्षण आपका कम होते जाएगा। आगे क्वेश्चन 14। मैंने एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास वर्कशॉप किया है। उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे सेल्फ हिप्नोसिस सिखाया, ऐसे कहा, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं हिप्नोसिस में हूँ? किशोर डोईफोड़े, इनका सवाल ऐसा है कि मैं सेल्फ हिप्नोसिस सीखा हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मैं सेल्फ हिप्नोसिस में हूँ? सीधी सी बात है, आप सेल्फ हिप्नोसिस की कोई भी प्रोसेस अमल में लाते हो तो उसमें कुछ समय लगता है। 10 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, 25 मिनट होगा, 30 मिनट होगा। अगर ये 25 मिनट 30 मिनट आप उस अवस्था में हो और उस अवस्था में बाहर आने के बाद आपको पहले से ज़्यादा रिलैक्स लगता है, ज़्यादा फ्रेश लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली सेल्फ हिप्नोसिस में हो। इसके बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा, रिलैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप केवल एक जगह पर बैठे हो 20-25 मिनट 30 मिनट, तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगता है। उल्टा आपका सिर दर्द देने लगता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, क्या मैं गधे जैसा बैठा हूँ। निरर्थक कोई बैठकर रह नहीं सकता है। दिमाग खाली रखने की कोशिश करने के बावजूद दिमाग खाली नहीं रख पाता है। तो आप कम से कम हिप्नोइडल स्टेट में होगे, थोड़ा सा रिलैक्स हुए होगे, तो इसका मतलब आप सेल्फ हिप्नोसिस में थे। मैं तो हमेशा पढ़ाता हूँ कि आप केवल प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ हिप्नोसिस में हो ना हो इसकी चिंता मत कीजिए, अपने आप को सजेशन देते जाइए, डेफिनेटली आपको फ़ायदे मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप कौन सी अवस्था में हो या फिर हो कि नहीं हो इसकी चिंता मत कर कर प्रैक्टिस करते जाइए, डेफिनेटली आपको फ़ायदे मिलते जाएंगे।
एनएलपी और सम्मोहन में क्या फर्क है? क्या दोनों एक ही बात है? विनायक पाटिल। विनायक पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि एनएलपी न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और सम्मोहन में क्या फ़र्क है, या फिर दोनों एक ही बातें हैं। ये बहुत विस्तार से बात करने वाला विषय है। एनएलपी के बारे में जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे सही नहीं लगता है। सम्मोहन का एक्सटेंशन है ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। दोनों का उपयोग कर कर मैंने देखा है। एनएलपी को अमल में लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो सांकेतिक लैंग्वेज को तय करना ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए जो पहला फॉर्म है सम्मोहन का, उसको मैं प्राधान्य देता हूँ, वो महत्व का मानता हूँ। उसी का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए। उसका शॉर्टकट ढूंढने के प्रयास में हमने बहुत कुछ गंवाया है, ऐसा मुझे लगता है। एनएलपी पर जब स्वतंत्र प्रोग्राम करूंगा तब बहुत विस्तार से उसके बारे में, उसकी खामियां, उसकी क्या गलतियां हो सकती है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। प्यार के जादू में आदमी डिप्रेशन से भी बाहर आ सकता है, तो इस तरह से टेंशन या डिप्रेशन से बाहर आना सही है? किरण हनकारे, इनका सवाल ऐसा है कि प्यार से आदमी डिप्रेशन से बाहर भी आ सकता है, तो इस तरह बाहर आना ठीक है, अच्छा है। देखिए, प्यार ऐसी चीज है कि जो इंसान को बहुत बल भी देती है। अब प्यार तो केवल एक पति पत्नी का या फिर प्रियकर प्रेयसी का ही प्यार होता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग ढंग का प्यार होता है। बहन का प्यार होता है, माँ का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है। प्यार है हमारे जीवन में शक्ति होती है। उससे हमें एहसास होता है कि कोई मेरे लिए चिंता करता है, मेरा अच्छा बुरा, किसी को अच्छा बुरा लगता है, मैंने आनंद से जीना चाहिए, ऐसा किसी को लगता है। यह एहसास हमको बहुत प्रोत्साहन देता है जीने का, और इसलिए डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी बहुत मदद करता है। तो जिस घर में एक सपोर्टिव वातावरण हो, केयर टेकिंग वातावरण हो, तो उसमें जल्दी से लोग डिप्रेशन के बाहर आते हैं। तो ये कोई डिपेंडेंसी का सवाल नहीं है। लेकिन आप बहुत डिप्रेशन में हो, कोई तो भी प्रियकर या प्रेयसी में से कोई आपसे बहुत प्यार करने लग गया है और इस कारण आप बाहर आए हो, तो भी संभव है, तो भी ये बात बुरी नहीं है। लेकिन इसके बगैर भी हमको बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए, हमने ध्यान में रखना चाहिए। प्यार हमेशा सपोर्टिव होता है, इसीलिए तो उसका महत्व है। लेकिन प्यार यानी केवल प्रियकर प्रेयसी का प्यार नहीं है। प्यार के बहुत बड़े दायरे हैं। मित्र मित्र में भी प्रेम हो सकता है, मित्र मैत्रीण में भी प्रेम हो सकता है, दोस्तों में प्यार हो सकता है, सब में प्यार हो सकता है। तो ये प्यार की व्याख्या बहुत व्यापक है और ये हमारे जीवन की ज़रूरत है। इसके बारे में तो कोई दूमत हो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 17, केवल भारतीय समाज में ही लव, सेक्स, अफेयर, इन बातों को इतना चर्चा की जाती है, उन बातों को महत्व दिया जाता है। यूरोप में इस विषय को इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता? तुषार रामटे के ये सवाल पूछ रहे हैं कि केवल भारत में ही प्रेम, सेक्स वगैरह इस विषय को इतना महत्व दिया जाता है, यूरोप और बाकी देशों में इसको क्यों नहीं महत्व दिया जाता? ऐसा नहीं है, इसको महत्व दिया जाता है। वहाँ भी लोग प्रेम करते हैं, उनका भी प्रेम भंग होता है, रिलेशनशिप भंग होती है, उसके परिणाम उनके जीवन पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते। मेरे ज़माने में ये जो प्रेम भंग नाम की चीज थी बहुत ही सीरियस रहती थी, क्योंकि तब लड़के लड़के एक दूसरे के साथ में ठीक ढंग से बात भी नहीं करते थे। एक दूसरे से प्रेम करना भी असंभव सा था, लेकिन प्रेम भंग बहुत सीरियसली लेते थे। आजकल के लड़के लड़कियां बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं, रिलेशनशिप टूटती हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब उनके मन पर परिणाम नहीं होता है, ऐसा नहीं है, परिणाम होते हैं, लेकिन वो जल्दी प्रैक्टिकली उससे बाहर आते हैं। वही बात यूरोप की है, उनके भी मन पर परिणाम होता है, वो भी सीरियसली लेते हैं। लव को पूरी दुनिया ही बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के कारण ये काल्पनिक चीज़ों में ज़्यादा अटक के नहीं रहते हैं, इसलिए जल्दी बाहर आते हैं, उसके ज़्यादा दुष्परिणाम अपने आप पर नहीं होने देते हैं।
तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है। ये प्रैक्टिकल चीज़ आपको यूरोप में भी मिलेगी और आजकल के आधुनिक जीवन में मुंबई जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी मुझे अचरज लगता है कि ये कितने लड़के लड़कियां जल्दी बाहर आते हैं, फटाफट बदलते रहते हैं पार्टनर्स। तो कभी कभी मुझे शंका भी होती है, सही में प्रेम करते हैं? जब उनसे बहुत विस्तार से बात होती है तो ध्यान में आता है नहीं, सीरियसली प्रेम तो करते हैं, उसमें तो कोई झूठ नहीं होता है। लेकिन ये अपने आप को जल्दी संभाल भी लेते हैं, जल्दी बाहर भी आ जाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल बने हैं, पहले हमारे जैसे काल्पनिक प्रेम में डूब कर नहीं रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब वो प्रेम नहीं करते और इन चीज़ों को महत्व नहीं देते, ऐसा नहीं है। पोर्नोग्राफी का एडिक्शन कैसे दूर करें? अमूल शिंदे। अमोल शिंदे, इनका सवाल ऐसा है कि पोर्नोग्राफी का अगर एडिक्शन है तो उसको कैसे दूर करें। देखिए, पोर्नोग्राफी कुछ भी देखना ये कोई बहुत बड़ी भूल है या कुछ बुराई है, ये दिमाग में से निकाल डालिए। सबसे पहले ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है। ये सबसे पहले अपने आप को ठीक ढंग से स्वीकारिए, समझाइए। उसके बाद में अपने आप का समय निर्धारित कीजिए कि कितना समय मैंने पोर्नोग्राफी पे बिताना चाहिए दिन में, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उससे अधिक नहीं। ये अपने आप को सबसे पहले ये समय के बारे में रिस्ट्रिक्ट कीजिए। मुझे लगता है आपको धीरे धीरे जमने लगेगा कि मैं 1.5 घंटा देखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं देखूंगा। एक बार ये 1.5 घंटे का समय आपने अचीव किया कि फिर आप उसको 1 घंटे पर लाइए। 1 घंटे का समय अचीव किया कि उसको आधे घंटे पर लाइए। ये अचीव करने के प्रोसेस में ही आपका जो एडिक्शन है पोर्नोग्राफी का, वो निकल जाएगा। तो मैंने आपको 3 स्टेप्स कही हैं। पहली स्टेप कही है कि पोर्नोग्राफी देखना ये कोई बुरी बात नहीं, ये सबसे पहले अपने आप को समझाइए, नॉर्मल, नेचुरल है। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि उसका समय निर्धारित कीजिए और उसको कठोरतापूर्वक अमल में लाइए। ये सबसे पहली स्टेप है आपके एडिक्शन पर का आपका विजय प्राप्त करने की। और तीसरी स्टेप मैंने कही कि धीरे धीरे वो समय कम करते जाइए, आधे घंटे तक ले आइए। जब आप आधे घंटे तक उस समय को लाओगे तब तक शायद आपका ये एडिक्शन निकल चुका होगा। मैं जब भी रिलैक्सेशन करता हूँ तो नींद आ जाती है, सो जाता हूँ। तो ऐसे में क्या करूँ स्लीप अवॉइड करने के लिए? दादाजी गवई। दादाजी गवई, इनका सवाल ऐसा है कि जब भी मैं रिलैक्सेशन करता हूं तो मुझे नींद आ जाती है, तो मैं क्या करूं? 1-2 बार आपको नींद आ गई, इट्स ओके, लेकिन रिलैक्सेशन में हमेशा नींद नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो रिलैक्सेशन आप कुर्सी पर बैठकर करने की प्रैक्टिस कीजिए। कुर्सी पर या सोफे पर बैठकर आप जब रिलैक्सेशन करोगे तो शुरुआत में ही, यानी शुरू करने के पहले ही अपने आप को कहे कि मैं नींद में न जाते हुए जागरूक अवस्था में इस रिलैक्सेशन को पूरा करूंगा। और ये सजेशन बार बार रिपीट कीजिए और उसके बाद में रिलैक्सेशन की प्रोसेस शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपके ऊपर अच्छे ढंग से कंट्रोल आ जाएगा। लगे तो रिलैक्सेशन पूरा होने के बाद में जैसे ही आप रिलैक्सेशन के बाहर आते हो, सो जाइए, लेकिन रिलैक्सेशन में सोना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और अपने आप को शुरुआत से सजेशन दीजिए। बीच में समझो ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत नींद आ रही है, तब भी आप सजेशन दीजिए, मुझे अवेयर रहकर ये रिलैक्सेशन पूरा करना है, बगैर नींद में जाए ये रिलैक्सेशन मुझे पूरा करना है। ऐसे बीच बीच में अगर आपको आवश्यक लगे तो सजेशन देते रहिए रिलैक्सेशन करते समय। तो मुझे लगता है आप ठीक ढंग से इस पर विजय प्राप्त कर पाओगे और अच्छे ढंग से रिलैक्सेशन कर पाओगे। सर, हाँ, अगला सवाल है, विंस्टन चर्चिल तो एक खूनी दरिंदा था, तो आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? विंस्टन चर्चिल एक खूनी दरिंदा था, ये आपको किसने कहा है खूनी दरिंदा था? वो बहुत बड़ा देश प्रेमी व्यक्ति था। जो विजय प्राप्त हुआ इंग्लैंड को और पूरे यूरोप को, मित्र देशों को, उसमें विंस्टन चर्चिल के कठोर निर्णय बहुत महत्व का रोल प्ले करते हैं, ऐसा पूरी दुनिया मानती है। हाँ, वो भारत के खिलाफ थे, वो भारत को स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे,
क्योंकि भारत के लोग ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के लायक नहीं है, ऐसा उनको लगता था। वो गांधी के बारे में भी कुछ भी कह देते थे। अब उनकी मान्यता थी, उनके विचार करने की एक प्रक्रिया थी, जिसका फायदा इंग्लैंड को एक जमाने में बहुत मिला है। तो व्यक्ति अपने तरीके से एक देश प्रेमी व्यक्ति था, उसके बारे में अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसको खूनी दरिंदा कहना ये बहुत ही अनुचित बात है। स्वामी विवेकानंद की एक बुक है जिनमें उन्होंने कहा है कि आप जो भी दोगे वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, यानी जो भी करोगे कर्म उसका आपको फल वैसे वैसा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? संतोष तायसेटे इन्होंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आप जो भी अपने जीवन में करोगे वो इंटरेस्ट के साथ में आपको वापस होगा। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसका संबंध कोई पाप पुण्य से नहीं है। विवेकानंद आगे चलकर बहुत रैशनल बने थे, उन्होंने बहुत ही रैशनल विचार रखे हैं। ये तो साइकोलॉजी की बात है। हालांकि जो हमारे समाज में एक मान्यता थी कि हम जो भी इस जन्म में पाप पुण्य करते हैं उसका फल हमको अगले जन्म में मिलता है, इसके बजाय उन्होंने दूसरी बात रखने की कोशिश की कि आपके इसी जन्म में आपको उसका फल मिलता है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा, और इंटरेस्ट के साथ में आपको मिलेगा। तो ये कहने के पीछे टोटल उनकी सोच थी कि पुरानी सोच को नकारना है, ये पाप पुण्य की थियरी को नकारना है, और इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर्म करने के लिए प्रवृत्त करना है। ये इसके पीछे की सोच थी, और इस सोच के आधार पर उन्होंने ये बात रखी है। इसके पीछे उन्होंने कोई एक इक्वेशन रखा है ऐसा मत मानिए। सही बात ये तो है कि जो भी लोग अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं वो हमेशा समाधानी रहते हैं, आनंदी रहते हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं उनका दिल हमेशा अपने आप के अंदर में कचोटते रहता है, उनको तकलीफ देते रहता है, और इस तकलीफ के कारण उनको कई अलग अलग परिणाम उनके शरीर को और मन को भुगतने पड़ते हैं। ये तो साइकोलॉजिकल सच्चाई हमारे जीवन की है। जिस व्यक्ति का जीवन समाधानी होता है, आनंदी होता है, वो हमेशा अच्छे काम करता है। कम से कम उसका एहसास होता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, इसीलिए वो हमेशा आनंदी होता है, सुखी होता है, हमेशा रिलैक्स होता है। जिसको लगता है कि मैं अच्छे काम नहीं कर रहा हूँ उसका मन हमेशा उसको गिल्ट कॉम्प्लेक्स के कारण उसको कचोटते रहता है, और उसके परिणाम उसके शरीर और मन को भुगतने पड़ते हैं। ये साइकोलॉजिकल हमारे जीवन की वास्तविकता है। वही उन्होंने कर्म के आधार पर लोगों के सामने रखने का प्रयास किया ताकि लोगों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिले। आखिरी का सवाल। अगला सवाल है, हम कितने टाइम तक कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं? देवेंद्र बम्बोले इनका सवाल है कि हम कितने टाइम तक कंटिन्यूअस स्टडी कर सकते हैं। देखिए, इसका तो कोई नियम नहीं हो सकता है कि इतने टाइम तक कंटिन्यूअस स्टडी कर सकते हैं। अब नियम ऐसा है कि आप बहुत अच्छे ढंग से कोई भी काम कंसंट्रेशन से कर सकते हो तो उसकी एक मर्यादा है। कम से कम आपको 7-8 घंटे बहुत अच्छी गहरी और अच्छी नींद चाहिए। दिन में कम से कम 2-3 घंटे और आपको आपके नियमित काम करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। नहाना है, टॉयलेट जाना है, खाना खाना है। तो मान के चलिए कि 11 घंटे तो आपके आवश्यक चीज़ों में आपको खर्च करने हैं। तो 12-13 घंटे तो आदमी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकता है, 12 घंटे तो कर सकता है। उसमें हम जोड़ लेंगे कि बीच में की गैप वगैरह पकड़ के, तो 12 घंटे तो कर सकता है। जितना कंसंट्रेशन से हम अच्छी पढ़ाई करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे हमको रिजल्ट्स मिलेंगे।
पढ़ाई का समय ज़्यादा महत्व का नहीं होता है, आप कितना क्वालिटेटिव समय पढ़ाई को देते हो ये ज़्यादा महत्व का होता है। इसलिए अगर पढ़ाई करते वक्त आप पूरी तरह से फ्रेश हो, आपका दिमाग तरोताजा है, आपका शरीर थका हुआ नहीं है, तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से याद कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई में जो भी पढ़ रहे हो, जो भी जान रहे हो वो समझ पाओगे और अपने मन में अच्छे ढंग से याद कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्वालिटेटिव पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उस पर आप ध्यान दीजिए। मेरे वर्कशॉप में आकर जो लड़के गए वो हमेशा ये अनुभव मुझे सुनाते थे कि सर पहले हम 15 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे पढ़ाई करने का प्रयास करते थे, पढ़ाई खत्म होने के बाद में पूरी तरह से थक जाते थे। चलो हमने 14 घंटे पढ़ाई की, 15 घंटे पढ़ाई की, ये केवल हमको समाधान होता था, लेकिन वो पढ़ाई का कितना उपयोग हुआ कितना नहीं हुआ इसके बारे में हमको कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। जब से हमने सम्मोहन सीखा है आपके वर्कशॉप में और बीच बीच में उसका उपयोग करते हैं, तब से हम उतना ही समय पढ़ाई करते हैं, 12 घंटे 13 घंटे, लेकिन हमारी पढ़ाई पहले से बहुत ज़्यादा होती है, जबकि बीच में का 1-1.5 घंटा हमने सम्मोहन में और इस ढंग के रिलैक्सेशन में खर्च किया हुआ होता है। हमको ज़्यादा अच्छे ढंग से याद रहता है, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ होती है। तो मित्रों हमेशा याद रखिए कि क्वालिटेटिव पढ़ाई ज़्यादा महत्व की है, ना कि आप कितना समय क्वांटिटेटिव पढ़ाई करते हो। ये इसलिए नियम इतना ही है कि आपका माइंड फ्रेश चाहिए, आपकी बॉडी थकी हुई नहीं चाहिए, पढ़ने की इच्छा चाहिए। ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका 8-10 घंटे का भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनको MPSC UPSC में कुछ करना है उनकी बात कर रहा हूँ। आम व्यक्ति के लिए पढ़ाई के समय इतना होने की ज़रूरत नहीं है, एक मर्यादित समय होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना ही कहूँगा कि रोज़ आप कम से कम 2 घंटे पढ़ाई का नियम बना लीजिए, रोज़ करनी ही चाहिए, रविवार छोड़कर ऐसा नियम बना लीजिए। पढ़ाई का बहुत बड़ा बर्डन ही आप पर से निकल जाएगा। फिर एग्ज़ाम के समय में 15-15 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।